Hello students, in today's video lecture I am going to describe you chapter 1st of class 10th geography, and the name of the chapter is resources and development. Resources means संसाधन और development means विकास। कि संसाधन और विकास के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या हैं और डेवलपमेंट में, विकास में वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में हमें चारों तरफ बहुत सी चीजें अवेलेबल होती हैं। सम आर लिविंग, सम आर नॉन लिविंग, सम आर नेचुरल, सम आर मैन मेड। तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सारी चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के तत्व कहलाते हैं वो सारी चीजें। उसके अंदर कौन कौन सी है, जैसे क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो ह्यूमन मेड होता है, जिसके अंदर पार्क्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इस तरह की चीजें आती है। मीन्स दोज थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहलाता है। और नेचुरल के अंदर क्या होती है, लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर अकर होती हैं, वो चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाते हैं। और थर्ड होता है हमारा ह्यूमन, खुद हम मनुष्य प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल होता है, एक आदमी होता है, आगे चल के उसकी फैमिली बनती है, फैमिली से वो कम्युनिटी फॉर्म करता है, कम्युनिटी से वो रिलीजन फॉर्म करता है, रिलीजन से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, सब मिला के जो पर्यावरण बनता है, उसका एनवायरनमेंट सराउंडिंग वो फॉर्म करता है, वो क्या कहलाती हैं, ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो बेसिकली द environment is divided in how many sections? 3 sections. First is natural, then man-made या human-made you can say, and third is human itself. अब देखिए, ये सारी चीजें environment के अंदर हमें अवेलेबल होती हैं, तो इन सब चीजों को we the human being यूज करते हैं। किस लिए? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने कामों को, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, उससे इंटरेस्ट गेन करने के लिए कि हमें उससे क्या हो, फायदा हो। तो ह्यूमन बीइंग इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। यहाँ छोटे से एक डिस्क्रिप्शन से मैं डायग्राम से आपको बताना चाहूंगी कि ह्यूमन बीइंग क्या रहता है, सेंटर में रहता है, और वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। मीन्स उन चीजों को यूज करता है। कैसे यूज करता है? लाइक अगर हम लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं तो लैंड किस लिए यूज करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं, रेजिडेंस के रूप में, रोड्स, बिल्डिंग, एवरीथिंग इज मेड ऑन द लैंड। वाटर को अगर देखें तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इरिगेशन में यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर डन विद द हेल्प ऑफ वाटर। और अगर हम और भी चीजों का एग्जांपल लें, जैसे कि एयर है, तो वी इनहेल एंड एक्सहेल विद द हेल्प ऑफ एयर, जिसमें इनहेल में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। एक्सहेल करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ एयर। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर हम लीव करते हैं, रिलीज करते हैं, तो किसके लिए हेल्पफुल होती है। ये तो एक चक्र होता है, मीन साइकिल चलता रहता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट और हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, इंटरेक्शन चलता रहता है। तो मेन मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाहती हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो है सेंटर में रहता है, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, उन चीजों को यूज करता है, दोज आर प्रेजेंट अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, वेदर दे आर लिविंग, वेदर दे आर नॉन लिविंग। किस लिए यूज करता है? अपने बेनिफिट के लिए। अपने बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए वो क्या करता है, उसको टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ता है बहुत सारी बार। जैसे कि सिंपली अगर मैंने वाटर की बात की कि अवेलेबल है स्वीट वाटर, भी कैन से ड्रिंकेबल वाटर अवेलेबल होता है, हम उसको यूज कर लेते हैं। एयर को इनहेल एक्सहेल करने में यूज कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें लाइक मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब चीजों को निकालने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी यूज करके उसको वो क्या करता है, निकालता है। निकालने के बाद एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी लाइक इंडस्ट्री है, फर्म है, लाइक स्कूल है, किसी भी चीज को वो जो बनाता है इंस्टीट्यूट को जिसके अंदर वो मीन्स टू से कि इन्वेस्टमेंट करता है उन चीजों के ऊपर जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट से वो लेता है, तो उसको क्या मिलता है, यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है।
तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन करता है फिजिकल एनवायरनमेंट से विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो उससे प्रॉफिट गेन करता है। तो प्रॉफिट अगर उसको होता है तो वो चीजों को करता है, अगर लॉस में जाता है तो वो उन चीजों को ड्रॉप भी कर देता है। तो मेनली रिसोर्सेज का यूज क्यों कर रहा है वो? टू गेन बेनिफिट, टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ हिज लाइफ और the prosperity of the society or the state or the nation, or you can say for the global prosperity also। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्लियर हुआ कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट 3 टाइप्स होते हैं, दोज आर नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इटसेल्फ। वो किस तरीके से इंटरेक्शन करता है और क्यों करता है, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन बनती है रिसोर्सेज की। वैसे तो सिंपली अगर हम जूनियर क्लासेस के लिए बोले तो सफिशियंट होता है कि resources are those things that are available in our environment and can fulfill human needs। लेकिन 10th क्लास के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीजें नए वर्ड्स इस डेफिनेशन के लिए अंदर यहाँ ऐड होंगे वो एक्सप्लोर करने में हेल्पफुल रहेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उनके बिहार पे। तो ये क्या कहता है डेफिनेशन में? एनीथिंग ऑन द अर्थ विच इज यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। कोई भी चीज है, चाहे वो नेचुरल है, ह्यूमन मेड है या ह्यूमन इटसेल्फ है, जो कि धरती के ऊपर अवेलेबल होती है एंड फुलफिल ह्यूमन नीड्स, और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। वो इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक रूप से, फिजिबल मीन्स उसको ले पाना संभव होना चाहिए, एंड टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। और जो हमारे पास तकनीक है, साइंस के थ्रू जो हमने प्रोग्रेस की है, न्यू इन्वेंशंस की गई हैं, उनके थ्रू हम उसको निकाल भी सकें, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। और जो संस्कृति है, हमारी समाज है, सोसाइटी है, वो उसके लिए स्वीकार्य भी हो, मीन्स वो रेडी हो समाज, हमारी सोसाइटी उन चीजों को यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिकली फिजिबल कैसे होने चाहिए। कि मान लो यूरेनियम है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारा यूरेनियम है, उसका स्टॉक है, तो इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि वहां से हम उस रिसोर्स को निकाल सकें, और वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, बट अभी तक हम ऐसा कर नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं लैकिंग हो रही है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल वो नहीं है हमारे लिए, और टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल नहीं है, हम उसको निकालने में हमारे पास अभी तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम वहां से यूरेनियम को निकाल के और यूज कर सकें। तो दोनों ही चीजें हो गई। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली वो हमारे साइंटिफिक यूज में तो हो सकता है, हम उसको ऑब्वियसली करेंगे भी, लेकिन यहाँ 2 चीजों की लैकिंग है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं हम निकालने में, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। अगर फिजिबल का एग्जांपल दे तो हम लाइक गोल्ड माइंस में से हम गोल्ड निकालते हैं, कोल माइंस में से कोल निकालते हैं, तो हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था हमारी स्ट्रॉन्ग है कि हम उन माइंस से उसको निकाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? इकोनॉमिकली फिजिबल हो गया। वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास इतनी है कि उन माइंस के अंदर से हम कोल को निकाल रहे हैं, और गोल्ड ओर को भी निकाल रहे हैं, आयरन ओर को भी निकाल लेते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी है। अब हम कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से उसको स्वीकार्य है कि नहीं है? ओब्वियसली है। गोल्ड का यूज करते हैं हम, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी हेल्पफुल होता है, और सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्टेंस मिली हुई है। अगर हम कोल की बात करें तो वो भी उसको सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस मिली हुई, यूज होता है, इंडस्ट्रीज रन होती हो कोल के बिहाफ पे, इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, किस तरीके से, तो डेफिनेशन को किस तरीके से इसने प्रूव कर दिया कि एनीथिंग ऑन द अर्थ विच इज यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रही है, एंड दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल, संभव है उसको आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से निकालना, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, तकनीक के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकली उसको कल्चरली एक्सेप्टेंस भी मिलती है, स्वीकार्यता भी मिलती है। ये आपके क्लियर हो गए रिसोर्सेज क्या होते हैं। और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज 3 बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति के आधार पर कि वो बने किस तरीके से हैं। ठीक है, तो इसका भी 2 टाइप ऑफ होता है हमारा क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ ओरिजिन पे भी। वो क्या होता है, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक मीन्स भौतिक और अबायोटिक मीन्स अभौतिक। भौतिक मीन्स
नाम से ही क्लियर होता है कि जो चीजें जिंदा है, जीवित है, लिविंग है, जिनके अंदर प्राण है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे बायोटिक कहलाते हैं। इसके अंदर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स और इन शॉर्ट लिविंग थिंग्स भी हम कह सकते हैं, बायोटिक के अंदर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। और फ्लोरा एंड फ्यूना यू कैन से सारी वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूड हो जाती है उसके अंदर। अब बायोटिक के अंदर हमारा एयर, वाटर, लैंड, माउंटेन्स, ये सब चीजें आ सकती हैं और इनको हम मेनली नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर 2 टाइप्स होते हैं हमारे, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, भौतिक और अभौतिक मीन्स जीवित चीजें और निर्जीव चीजें। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी मीन्स कि किसी चीज को अगर हम यूज करते हैं और उसकी खत्म होने की कितनी की संभावना है, उस बेस पर भी इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं रिसोर्सेज का। तो इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होती है, जिन चीजों को हम यूज करते हैं और दे आर कैपेबल टू मेड देमसेल्फ अगेन, रिसाइकिल के थ्रू वो दोबारा बनती रहती हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल देती हूँ वाटर का, वाटर साइकिल चलता रहता है कि ओशंस, वाटर बॉडीज के अंदर वाटर होता है, सनरेज पड़ती है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से ऊपर जाता है एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, कंडेंसेशन होता है कूलिंग के थ्रू, और कंडेंसेशन होने के बाद में वाटर वेपर्स बिकम हैवी, प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है और पानी फिर से नीचे आ जाता है। तो थ्रू दिस साइकिल वो क्या हो जाता है, वाटर हमारा रिन्यू हो जाता है। ऐसे ही सोलर एनर्जी है, डेली हम गेट करते हैं, सन निकलता है, जितनी अर्थ के ऊपर एग्जॉस्ट होती है नेक्स्ट डे फिर हमें कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं, यूज करने के बाद दोबारा अवेलेबल हो जाते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेक रीमेक देम, तो वो हमारे रिन्यूएबल हैं, लाइक वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। और सेकेंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि नाम से क्लियर होता है कि जो खुद को दोबारा रिन्यू नहीं कर पाते, आफ्टर लिमिट उनको यूज करने के बाद दे विल बी एग्जॉस्ट, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कोल है, लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास अर्थ के अंदर, और हमें पता है कि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके बनने में बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये ऐसी चीजें जो कि एक बार यूज होने के बाद दोबारा हमें अवेलेबल नहीं होंगी, तो वो क्या कहलाती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी मीन्स यूज करने के आधार पर, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल क्या आता है कि इंडिविजुअल, हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि पहले वो इंडिविजुअल होता है, फिर फैमिली आता है, कम्युनिटी और रिलीजन आता है। ऐसे ही यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन होता है कि इंडिविजुअल की ओनरशिप में कौन होता है, लाइक हमारा पर्सनल हाउस होता है, कार है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड पर्सनली टू अस, हम उसके मालिक होते हैं, तो वो इंडिविजुअल की हो जाती है, ठीक है। सेकेंड आती है हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जिसको एक लोकेलिटी में रहने वाले सभी लोग यूज कर सकते हैं, लाइक हमारा पार्क होता है, स्कूल होता है, टेम्पल होता है, किसी एक के लिए परमानेंट नहीं होता है ये, एवरीबडी दोज आर लिविंग इन दैट कम्युनिटी आर फ्री टू यूज दोज कमोडिटीज, ओके। सेकेंड, थर्ड होता है हमारा नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, जो भी स्टेट, टेरिटरीज, जितना भी लैंड एरिया हमारा प्रिस्क्राइब्ड किया होता है, मेजरमेंट उसकी होती है, डिवीजन होता है कि ये इस कंट्री के अंदर आता है एरिया, तो वो क्या कहलाता है, नेशनल कहलाता है, ठीक है। अब है इंटरनेशनल। अब देखिए नेशनल लेवल पे तो हर कंट्री का लैंड एरिया मेजर करके डिवीजन हुई है कि ये एरिया इस कंट्री के अंदर आता है, ये एरिया इस कंट्री के अंदर आता है, ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये है। अब हमारे पास सीज और ओशंस भी होते हैं, ठीक है। तो ओशंस के अंदर कैसे डिवीजन होता है, इसका एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे हमारा इंडिया है, ये इंडिया है हमारा, और ये कोस्टल, यहाँ पे हमारे तीनों साइड क्या लगती हैं, वाटर बॉडीज लगती है, ठीक है। तो इसके बाद भी वाटर बॉडी है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ जितनी लगती है उतनी ही है, तीनों तरफ है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी और इधर इंडियन ओशन है। तो कैसे डिवीजन होता है इस वाटर बॉडी का कि ये इतनी हमारे इंडिया के अंडर है और इतनी किसी अदर कंट्री के अंदर है, तो वो कैसे होगा
कि नोटिकल 12 नोटिकल माइल्स होते हैं। 12 नोटिकल माइल्स का मतलब होता है कि ये मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, वाटर बॉडीज के मेजरमेंट के लिए। और एक नोटिकल माइल जो होता है, 1 नोटिकल माइल इज इक्वल टू 1.158 किलोमीटर। ठीक है, तो लैंड पे तो हम किलोमीटर में डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं लैंड एरिया की, लेकिन जो वाटर बॉडीज, समुद्री एरिया होता है, पानी, ओशन जहां पर होते हैं, वहां नोटिकल माइल्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो 12 नोटिकल माइल का जो एरिया होता है, जिस कंट्री से जो वाटर बॉडी लगेगी वो उस कंट्री का होता है। तो 12 नोटिकल माइल तक जो वाटर बॉडी एरिया है तीनों तरफ, वो किसके अंडर आएगा? इंडिया के अंडर आएगा। इंडियन टेरिटरी वो माना जाएगा, बाउंड्री माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद 200 तक, 200 नोटिकल माइल के अंदर क्या माना जाएगा कि वो इकोनॉमिकली जोन माना जाता है, कि उसके अंदर हमारी एक्टिविटीज रहेंगी, हम इकोनॉमिकली उसको ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद का जो एरिया होता है 200 नोटिकल माइल के बाद का जो एरिया आता है वो इंटरनेशनल के अंदर काउंट हो जाता है, वो फिर किसी कंट्री का नहीं रहता। उसके ऊपर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो यूनिट होती है वो डिसीजन लेने के लिए लायबल होती है। आई होप कि आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि नोटिकल माइल क्या होता है और कितने नोटिकल माइल तक हमारा जो वाटर बॉडीज के ऊपर इंडियन राइट रहता है। इंडियन नेवी वहां पर सेफ गार्ड करती है, मूव करती है शिप्स वहां पे इंडियन नेवी के। ठीक है, उसके बाद 200 तक स्पेशल इकोनॉमिकल जोन माना जाता है और उसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं और क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे किया जाता है कि उनकी एसेसिबिलिटी है, फिजिबिलिटी है, उस सेक्शन को हम कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, and kindly like, subscribe and share my video if you really find it beneficial. Thank you.